कोशिश करूँगी। जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं JNU में पढ़ाती हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप में से जो लोग समाचार या न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, आपको पता होगा कि आजकल बड़ी पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी न्यूज़ में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ देशद्रोही लोग रहते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के टीचर्स को एक तमगा दिया गया है और ये कहा गया कि वो देशद्रोही हैं। अब ये क्यों कहा गया कि वो देशद्रोही हैं? वो इसलिए कि ये माना गया कि देश के हित में अगर सरकार के कामों की हम आलोचना करें तो वो अपने आप में देशद्रोह है। तो ये इस बात की बहुत ही एक आयरनी है कि जो देश को प्यार दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसकी कमियों को और उसकी परेशानियों को, उसके लोगों की परेशानियों को अगर उनके ऊपर आवाज़ उठाना अगर वो देशद्रोह है, तो जैसे JNU में बहुत से लोग कहते हैं तो ठीक है, फिर हम देशद्रोही ही हैं। इसमें सबसे पहले जो इस पूरे मुद्दे में जो, और ख़ासतौर पे JNU में जो वहाँ के शिक्षकों और वहाँ के छात्रों की लड़ाई है, उसको आज यहाँ सेमिनार के मुद्दे से जोड़कर जो मैं सबसे पहली बात रखना चाहती हूँ वो ये कि JNU जो है वो भारत की एक बहुत ख़ास यूनिवर्सिटी है। वो ख़ास यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे BA और MA की पढ़ाई बहुत कम होती है। वहाँ कुछ कोर्सेज़ हैं जो BA के कोर्सेज़ हैं और कुछ बहुत कम है BA के कोर्सेज़ जो कि चाइनीज़ या कोरियन या इस तरह की भाषाओं में BA डिग्री पढ़ाई जाती है, क्योंकि भारत के किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती। उसके बाद बहुत थोड़े से और सेंटर्स हैं जहाँ पे MA की भी पढ़ाई होती है, पर ज़्यादातर JNU बनने के पहले दिन से लेकर आज तक JNU में जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा MPhil और PhD के छात्र हैं। वह सबसे ज़्यादा जिसको हायर एजुकेशन और ख़ासतौर पे रिसर्च एजुकेशन कहा जाता है वो JNU में होती है। अब रिसर्च एजुकेशन आपने मुझसे पहले जो वक्ता आए हैं उनमें से कई लोगों ने बताया कि MPhil और PhD जो है वो करना कि उसके ख़ास मायने क्या है। तो अगर किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाना है कभी, तो आपको कभी ना कभी PhD करनी ही होगी। और अभी जो UGC की नई रेगुलेशन आई है 2018 में, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपको नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो सबसे पहली नौकरी होती है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए फॉर्म भरने के लिए भी आपकी PhD पूरी होनी चाहिए। आपने PhD पूरी कर ली है और वो अवॉर्डेड है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस पृष्ठभूमि में हायर एजुकेशन और ख़ासतौर पे रिसर्च एजुकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोगों ने राइट टू एजुकेशन के बारे में कहा। भारत में राइट टू एजुकेशन कानून को पास हुए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन से हम बहुत दूर हैं। क्यों बहुत दूर हैं? वो इसलिए कि राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि 14 साल से कम के हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलने के लिए हमें टीचर्स चाहिए, और हमारे पास पहली बात तो स्कूल ही नहीं है इतने कि सब बच्चों को एजुकेशन मिल सके, और जहाँ स्कूल हैं आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे वहाँ टीचर्स की कमी है। टीचर्स को तैयार करने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस चाहिए, और टीचर्स को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दूसरे टीचर्स चाहिए जिन्हें MPhil और PhD कर रखी हो। अब इस तरह की यानी MPhil और PhD की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन आपको मानना होगा कि एजुकेशन की जो पूरी सेटअप है उसकी एक धुरी है। जब तक ट्रेंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स नहीं होंगे तब तक ना तो किसी और भाषा या किसी और साइंस या किसी और सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, बल्कि टीचर्स ही नहीं बनेंगे किसी भी भाषा के, और फिर एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट भी तैयार नहीं होंगे। अब JNU में एक और भी और जो कि सिर्फ मैं क्योंकि JNU से आई हूँ इसलिए मैं JNU की बात कर रही हूँ, पर ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी जगह फैला हुआ है। जो शिक्षा का कार्य करने वाले, माने आप टीचर्स को या प्रोफेसर्स को एक ये मान सकते हैं कि वो समाज की एक अच्छे यानी सब फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली मजबूत तबके के लोग हैं,
क्योंकि नौकरी मिल गई तो फिर थोड़ा सा मजबूती आ जाती है फाइनेंशियली। लेकिन उनको भी अगर आप वर्कर के तौर पे देखेंगे, यानी एजुकेशन या शिक्षा भी एक तरह की काम करने का एक एरिया है, और उसमें भी जैसे किसी भी एरिया में वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले कामगर लोग होते हैं, उसी तरह शिक्षक भी एजुकेशन वर्कर्स की तरह समझे जाते हैं। और हर एक काम में डिवीजन ऑफ लेबर है। आप में से जो लोग जो है वो कास्ट सिस्टम के बारे में, मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग काफ़ी बार बैठकर इस बारे में बात कर चुके होंगे, पर कास्ट सिस्टम और कास्ट की वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कौन क्या नौकरी करेगा या कौन क्या काम करेगा, उसकी एक ज़बरदस्ती के ये काम यही लोग करेंगे, वो पहले से ही बाय बर्थ तय कर दिया जाता है। और ये बाकी सारी जो काम करने के जो सेक्टर्स हैं और तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ है, उसमें दोबारा से रेप्लिकेट होता रहता है। यानी आप अगर इस तबके से आए हैं, इस कौम से आए हैं या इस जाति से आए हैं, तो आपको उसी तरह का काम कमोबेश करना ही होगा। और एजुकेशन वर्कर्स में भी इस तरह की जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो हो जाती है। वो तरह तरह से होती है वो डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि जो नॉर्मल सी बात है जो आप सब लोग बहुत बेहतर समझते हैं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, वो रिजर्वेशंस का मामला है। तो नौकरियों में, यानी टीचर्स की नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसका मामला है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग बहुत बेहतर समझते हैं इसको। पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन्स में भी रिजर्वेशंस का मामला है। और ये रिजर्वेशन जो है, अगर कानूनी तौर पर वो बने भी रहते हैं, जैसे भी हैं, वो कमज़ोर हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है, अगर वो बने भी रहते हैं तो भी एक और दूसरी हमारे समाज में एक ताकत या पावर है जो उसको अंडरमाइन करती है, जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। अब ये पूंजीवाद जो है वो सरकारी नौकरियों में, भारत में 97% नौकरियां जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। सिर्फ 3% नौकरियां हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और उसमें से भी बहुत सारी प्राइवेट नौकरियां हैं। यानी वो ऑर्गेनाइज तो है, आप उनको पक्की नौकरियां तो मान सकते हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरियां नहीं है। तो कुल मिला के सरकारी नौकरियां जो है वो बहुत ही कम है, और उसमें फिर जो रिजर्वेशन है वो कितना कम होगा आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन, जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसके चलते उन नौकरियों का भी भरना कितना मुश्किल हो गया है वो भी आप जानते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भारत भर में जहाँ पे रिजर्व पोजीशंस हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और उनको भरा नहीं जा रहा है। कभी कोई बहाना होता है और कभी कोई बहाना होता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो पब्लिक फंडेड या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो बहुत ही नाम भर को है, यानी बहुत छोटी उनकी परसेंटेज हो गई है। और ज़्यादातर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फैल गई हैं, जिनके ऊपर अगर वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा होती है। आप में से कुछ लोगों ने उसके बारे में, और जो यहाँ पे वक्ता बैठे हैं डायस पे, उन्होंने भी बताया है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मान लीजिए आपको एडमिशन में रिजर्वेशन मिल भी जाता है तो आप उसमें सस्टेन किस तरह से करेंगे? तो या तो बहुत अमीर बच्चे पढ़ेंगे, या तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इतने सारे लोन लेने पड़ेंगे कि उनकी आधी ज़िंदगी तो वो लोन चुकाने में ही पढ़ने के बाद वो हो जाएगी। और ये चीज़ सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। इस सरकार के तहत अभी कुछ ऐसे नए मसौदे आ रहे हैं जिसके तहत जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी बहुत हद तक एक तरह का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, JNU में हमेशा सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाई के लिए वो जाना जाता है। IIT दिल्ली जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, वो एक्चुअली एक रोड क्रॉस करके ही है। हमारे पड़ोस में IIT है और हम वहाँ पास में ही जो है वो एक सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की यूनिवर्सिटी माने जाते हैं। अभी हमारे नए वाइस चांसलर ने एक नया कोर्स वहाँ शुरू किया, क्योंकि UGC ने और MHRD ने ये जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उनको कहा कि अब आप ऑटोनमस हैं, आप हमारे पास आकर हमसे मत कहिए कि हमें ये कोर्स शुरू करना है, वो कोर्स शुरू करना है,
आपको हमने पूरी आज़ादी दे दी कि आप अपनी मर्जी से जो कोर्स शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया ऑटोनॉमी, यानी आज़ादी है, आपकी स्वायत्ता है कि आप ये कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। तो उस स्वायत्ता का फ़ायदा उठाते हुए जेएनयू ने इस साल से बीटेक का कोर्स शुरू किया। और बीटेक, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्सेज चल रहे हैं, और क्योंकि फीस खास एक तो ये कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे समाज के तबके के लोग तो उसमें जा ही नहीं पाते, और जो जा भी पाते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरियां इतनी कम हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स डिग्री लेकर चप्पल फड़काते हुए घूम रहे हैं और उनके लिए कोई नौकरियां नहीं है। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो पढ़ाई भी करने की उनको क्या ज़रूरत है, इस तरह की डिग्रीज की कोई मांग नहीं है। और बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई लैबोरेटरी नहीं है, टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, लेकिन कोर्स अनाउंस हो गया, एंट्रेंस टेस्ट हो गया और एडमिशन हो गए, स्टूडेंट्स आ गए। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, बहुत बड़ी बड़ी फीसेज है। जो जेएनयू के दूसरे नॉर्मल कोर्सेज हैं, यानी एमफिल और पीएचडी टाइप के कोर्सेज हैं, जिसमें 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये सालाना फीस है, जिसमें देश के तमाम पिछड़े हुए इलाकों से, तबकों से, कौमों से बच्चे आते थे और पढ़ते थे। अब वो इंजीनियरिंग कोर्सेज में तो कम से कम आज की तारीख में वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनको उस तरह की फीस देनी है। अब हमारी बात यह है कि ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है, पर ये उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि सरकार ने ये कहा कि स्वायत्ता के साथ साथ उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा आप इतने स्वायत्त हैं, हम आपको पैसे भी नहीं देंगे। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, उसकी बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसके लैब कहाँ से आएंगे, टीचर्स की सैलरी कहाँ से आएगी, इसकी भी आपको स्वायत्ता है। तो स्वायत्ता कैसे हुई? उन्होंने कहा एक हमने ये बैंक बना दिया, हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एसोसिएशन या इस टाइप का कुछ उसका नाम है, और उन्होंने कहा आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटी को जाकर लोन लेना पड़ेगा ताकि वो बिल्डिंगें और लैब्स वगैरह बना सके। तो जेएनयू ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए का वो लोन देंगे ताकि वो बिल्डिंग और तनख्वाहें और इन सब के लिए। अब जब ये लोन वापस किया जाएगा तो आप बता सकते हैं ये लोन वापस कौन करेगा? बिल्कुल, अगर वो ये भी कह देते हैं कि आप 50 साल में ये लोन वापस कीजिएगा, तो 50 साल में कितने स्टूडेंट से कितनी फीस ली जाएगी कि 15,000 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे? अगर ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो क्या है प्राइवेटाइजेशन? तो इस उदाहरण को मैं यहाँ पे छोड़ते हुए दूसरी बात जो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, वो ये कि एजुकेशन जो है वो, यानी शिक्षा जो है वो अपने आप में कोई एक न्यूट्रल चीज़ नहीं है। यानी शिक्षा के अंदर ही राजनीति घुसी हुई है। अगर उस राजनीति को हम नहीं समझेंगे तो हम शायद शिक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। अगर हमारा फोकस इस तरह से रहेगा कि सिर्फ हमको अपनी ही एजुकेशन के ऊपर फोकस रखना है और डिग्री को लेना है, तो वो वंचित रह जाएंगे उससे। दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है वो ये कि वो युवा समाज के अलग अलग तबकों के और ख़ास तौर पे समाज में जो पिछड़ गए हैं सामाजिक वजहों से, वो युवा जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनको, जैसा आपने कहा कि अगर कोई टीचर जिसके दिमाग में गैर बराबरी की सोच है, यानी उसके सामने सारे स्टूडेंट्स बराबर के स्टूडेंट्स नहीं है, तो वो कैसा टीचर है, वो कैसी अध्यापिका हो सकती है? वो नहीं हो सकती। यानी आप वो क्रिटिक, यानी शिक्षा को क्रिटिक करना शुरू कर रहे हैं। आप सिर्फ किताब की पढ़ाई नहीं कर रहे, आप समाज की भी पढ़ाई कर रहे हैं। और शिक्षा के अंदर या शिक्षा के जो संस्थान हैं उनके अंदर क्या होता है उसका क्रिटिक भी अपने आप को शिक्षित करने का एक तरीका है। तो आप देखेंगे कि जितने भी वक्ता यहाँ पर आए हैं जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आप एक पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स की एंट्री को या उनके वहाँ बने रहने को, उनकी शिक्षा प्राप्त करने को, शिक्षा समाप्त करके वहाँ से जाकर सक्सेस अचीव करने को अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको वहाँ की पॉलिटिक्स को जो है वो समझना ही पड़ेगा। तो यूथ को अपनी जो ऐसा होता है ना, तांगे में जब घोड़ा होता है तो उसके हम ब्लिंकर्स लगा देते हैं ऐसे करके कि वो रास्ते में कुछ और ना देखे, सिर्फ आगे बढ़ता जाए। वो ब्लिंकर्स को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। यानी आप जो वो रास्ता है उसको अगर ऐसे उस पर दौड़ेंगे
कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअली रास्ता आगे बना हुआ ही नहीं है, या रोड टूटी हुई है, या उसमें लोगों ने रोड़े अटकाए हुए हैं, तो उस रास्ते पे चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप गिर जाएंगे उस रास्ते पे चलने से। तो ये करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं सामने रखना चाहती हूँ, जो आपकी बातें सुनकर मुझे जिसके बारे में ख्याल आया, वो ये कि एक चीज़ होती है सपने देखने की ताकत। यानी अगर हम किसी समाज से आए होते हैं तो हमें हमारे सपने भी उस जो हमारी सामाजिक जो सच्चाई है उसके दायरे से बाहर निकलना मुश्किल होता है। यानी बच्चों ने अगर कभी अपने आसपास किसी रोल मॉडल को, या किसी मेंटर को, या किसी अपने रिश्तेदार को, या किसी और को कभी देखा ही नहीं ऐसे कि वो सपने देख सकते हैं और भी बड़े सपने देख सकते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए। क्योंकि आपने सपने ही अगर ऐसे देखे कि जो आपकी सामाजिक जो सच्चाई के दायरे हैं उसके अंदर ही हैं, तो फिर सामाजिक बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो तभी आएगा जब आप नए सपने देखेंगे। और नए सपने देखना और सपने देखने की जो कुव्वत है हमारे अंदर, ताकत है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा, उसके लिए भी वो ब्लिंकर्स हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ख़ासतौर पर जिन तबकों से हम लोग आए हैं, मैं खुद अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आई हूँ, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा रोल मॉडल है ही नहीं, कभी किसी ने ऐसा करके ही नहीं दिखाया, तो हम जानेंगे कैसे कि ऐसा पॉसिबल भी है। तो इसके लिए भी जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आई थिंक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि ब्राज़ील में एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए थे, उनका नाम पॉलो फ्रेरे था। पॉलो फ्रेरे जो है वो सिर्फ बच्चों की या युवाओं की शिक्षा पे काम नहीं करते थे, वो वयस्क या जो प्रौढ़ शिक्षा जिसको एक ज़माने में हिंदुस्तान में वो काफ़ी उसके ऊपर काम हुआ, आजकल बिल्कुल सन्नाटा है उस मामले में, वो प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम किया करते थे। और उनका ये एक मानना था, जो मैंने बात आपसे कही कि शिक्षा जो है वो अपने आप में कोई न्यूट्रल चीज़ नहीं है, वो खुद भी एक पॉलिटिकल चीज़ है, राजनीतिक चीज़ है, उसकी राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है, जो बैंकिंग मॉडल की जो शिक्षा होती है, यानी स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है, या कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पहुंचता है, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे वो कोई खाली अकाउंट है और उसके अंदर कुछ कुछ डिपॉजिट कर दिया जाए, और जैसे जैसे वो तरह तरह की किताबों में से निकली हुई इंफॉर्मेशन उसके अंदर डिपॉजिट होती जाती है, और फिर एक लेवल ऐसा आता है कि उसको आप डिग्री देके बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको उन्होंने क्रिटिक किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक राजनीतिक प्रोसेस है, और शिक्षा सही मानों में शिक्षा तभी है जब वो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कैसे हो रहा है, जुल्म करने वाला कौन है उसके ऊपर, वो पहचानने में अगर वो शिक्षा मदद नहीं करती, तो वो सही माने में शिक्षा नहीं है। तो ठीक है, आपको डिग्री मिल सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो सब होगा, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं, जो दलित तरह तरह के समाज हैं या मुस्लिम समाज है, हम लोग जानते हैं कि जब हमारे तबकों से लोग निकलते हैं और थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो वो अपने आप को अपने समाज से थोड़ा दूर भी करना चाहते हैं। कई बार वो अपने समाज की बातों को सामने नहीं लाते, अपनी आवाज़ नहीं बढ़ाते। तो शिक्षा सही मानों में शिक्षा तब है जब आपकी आवाज़ को वो एम्पलीफाई करती है, और वो आपको ताकत देती है कि आप अपने समाज की बातों को और आगे बढ़ा सके, उसकी आवाज़ को उठा सके। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि जो लोग आपके समाज में पहले से ही कन्वर्टेड है, यानी मैं जो बात कर रही हूँ, अगर आप पहले से ही उससे राज़ी हैं, तो मैं आपके सामने बहुत धुआंधार भाषण देके चली गई, उससे क्या फ़ायदा? सब लोगों ने ताली बजाई, सब लोग बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या हम ऐसी जगह पे जाकर भी अपनी बात को रख सकते हैं जहाँ पे लोगों को शायद इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, उनको पता नहीं है, और वो हमारे जो भी सिचुएशन है उसके बारे में अगर उनको मालूमात नहीं है तो वो समझे, और ख़ासतौर पे जो जालिम है, यानी जिन्होंने जुल्म किया आपके ऊपर, उनको क्या कन्फ्रंट करने की ताकत देती है हमको शिक्षा? क्या शिक्षा हमको हमारी आवाज़ को इतनी ताकत देती है कि हम किसी ऐसी जगह पे जाकर भी खड़े होकर अपनी बात को रख सकते हैं, जबकि हाँ, उस ऑडियंस में कुछ ऐसे भी लोग हों जो ये सोचने पे मजबूर हो कि असल में हमने जो इस समाज के साथ किया वो गलत किया,
तो उस तरह की शिक्षा जो खामोशी की संस्कृति को तोड़ती है, यानी हम आपस में तो बहुत बात कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बातें जो हम आपस में करते हैं, जो हम अपने समाज में बैठकर एक दूसरे की मजबूती बढ़ाते हैं, ढाढ़स देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं, वो ज़रूरी है। पर कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे शिक्षा के मामले में, अगर हमारी शिक्षा हमको इतनी ताकत देती है कि हम अपने जो जो समाज पे जुल्म करने वाले लोग हैं उनको भी कन्फ्रंट कर सके, तो वो सही माने में शिक्षा है। क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मैं मेरी खुद की रिसर्च जो है वो समाज में जो रिहाइश